जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको इसलिए दिया जा रहा है जिससे आपको पता लगता है कि कौन से टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चंस भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में रिपीटेड दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपके लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके भी यूनिवर्सिटी में आ सकती हैं। आपके भी जब भी एग्ज़ाम हो जाए क्वेश्चन पेपर आप टेलीग्राम का जो डिस्कशन ग्रुप बना है वहाँ पर या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया करिए, जिससे उसे यहाँ पर सॉल्व करा दिया जाए। आप अपना आकलन भी कर लेंगे या फिर जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ रहेगा वह अपना एक प्रकार से तैयारी भी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पेपर फर्स्ट जिसका कोर्स टाइटल है जियोमॉर्फोलॉजी, उसमें क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए थे, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पेपर सॉल्व कराया जा रहा है इसका आपको जो है दे दिया जाता है पीडीएफ नोट्स रिवीजन करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे यूनिक ज्ञान, आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम आपको हर एक प्रश्न को बताएंगे किस प्रकार से प्रश्न आए हैं, फिर उसका लास्ट में सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान के विकास में डेविस के योगदान को समझाइए। दूसरा प्रश्न हमारा है, भू आकृति विज्ञान को परिभाषित कीजिए। तीसरा प्रश्न है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच से आप क्या समझते हैं। चौथा प्रश्न है, अभिलेखों के प्रमाण क्या हैं। अभिलेखों के प्रमाण क्या हैं, ये हमारा चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। हर एक प्रश्न को हम अच्छे से समझेंगे, बस पहले क्वेश्चन पेपर का पूरा हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हर एक प्रश्न को एक एक करके हम समझेंगे। अगला प्रश्न हमारा छठा प्रश्न है, बहुचक्रीय स्थल रूप से क्या तात्पर्य है। सातवां प्रश्न, भू संतुलन से क्या तात्पर्य है। आठवां प्रश्न हमारा है, भूपृष्ठीय आकस्मिक संचलन क्या है। नौवां प्रश्न है, ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी क्रिया में क्या अंतर है। 10वां प्रश्न है, भूकंप मूल क्या होता है। इसके बाद हमारा यूनिट फर्स्ट का आ जाता है सेकंड क्वेश्चन, मतलब हमारे जो सिलेबस है उसका क्वेश्चन है और ये पूरे क्वेश्चन पेपर का सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक टॉपिक इसमें अभी तक जो भी पूछा गया है उसमें से लगभग हमने आपको बताए हुए थे, पढ़ाए हुए थे, और बाकी जो बचे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बताए गए थे। तो यह भू आकृति विज्ञान की प्रकृति, विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, भू आकृति विज्ञान की परिभाषा, ये सभी चीज़ें हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया हुआ था। देखिए हर एक पेपर में ये प्रश्न देखने को मिल रहा है क्योंकि भू आकृति विज्ञान आपका कोर्स टाइटल है, तो भू आकृति विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न आपसे जरूर पूछा जा रहा है। या फिर अथवा में आया है, भू आकृति विज्ञान की नूतन प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, चट्टाने भौगोलिक इतिहास की पुस्तकें हैं तथा जीवावशेष इनके पृष्ठ व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है, उस तीसरे का अथवा में भू आकृतियों के अध्ययन की विधियों को संक्षेप में समझाइए। यूनिट 3 में से पृथ्वी की संरचना एवं उच्चावच पर प्रमुख जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अथवा में आया है, भू संरचना प्रदेश क्या है। भू संरचना प्रदेश के सीमांकन की विविध विधियों का वर्णन कीजिए। यूनिट 4 हमारा है, उसमें से यूनिट 4 में से प्रश्न आया है, महाद्वीप निर्माणकारी हलचल शब्द की व्याख्या कीजिए तथा इसके विविध प्रकारों की विवेचना कीजिए। अथवा में एक प्रश्न दिया है, भू संतुलन के संबंध में एयरी एवं प्राट के विचारों की तुलना कीजिए। ये आपका पूरा पेपर हो गया। 5वें यूनिट में पूछा गया है, भूकंप की उत्पत्ति के कारणों की विवेचना कीजिए और विश्व के भूकंप पर प्रभावित क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। अथवा में आया है, हिमालय के विशेष संदर्भ में पर्वत निर्माणकारी संरचना की उत्पत्ति को समझाइए। ये आपका पूरा पेपर हो गया। अब चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या था, भू आकृति विज्ञान के विकास में डेविस के योगदान को समझाइए। हर एक प्रश्न को हम अच्छे से समझेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और रिवीजन क्लास आपको, रिवीजन पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी आपको पता ही चल गया है कि टेलीग्राम चैनल पर। तो डेविस ने भू आकृति विज्ञान में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हुए हैं, जिनमें से हम देखेंगे सबसे पहला योगदान क्या है, उन्होंने भू आकृति चक्र का सिद्धांत दिया हुआ है।
डेविस ने भू आकृति चक्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया जो बताता है कि भू आकृतियाँ कैसे बनती हैं और बदलती हैं। उन्होंने 3 प्रकार के चक्रों की पहचान की हुई है। कौन कौन से? युवा, परिपक्व और बूढ़ा। जो डेविस है उन्होंने एक प्रकार से सिद्धांत जो दिया, चक्र का सिद्धांत, कैसे वह बनती हैं, कैसे वह बदलती हैं, कैसे उनका निर्माण होता है, इसका उन्होंने दिया। और उन्होंने 3 अवस्थाओं को बताया। कौन कौन से? युवावस्था, परिपक्व और बूढ़ा। ये जो विकास के चरण हैं उन्होंने 3 बताए। कौन कौन से? युवा चरण, इसमें भू आकृति का निर्माण होता है। परिपक्व चरण, इसमें भू आकृति अपने चरम पर पहुंचती है। और बूढ़ा चरण, इसमें भू आकृति का पतन होता है। तो कुल मिलाकर उन्होंने बताया कि जो भू आकृति है वह कैसे बनती है, कैसे बदलती है, और उन्होंने उसके विकास के चरणों को भी पहचाना। उन्होंने 3 भागों में इसे बांटा, युवा चरण, परिपक्व चरण और बूढ़ा चरण। युवा चरण जो है उसमें भू आकृति का निर्माण होता है। परिपक्व चरण जो है उसमें एक प्रकार से चरम पर रहती है। और बूढ़ा चरण उसमें पतन होता है। जुकाम हुआ है इसलिए आवाज़ आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रही होगी, उससे आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बस ध्यान से आप लेक्चर सुनिए। जुकाम थोड़ा ज़्यादा है इसलिए थोड़ा रुक रुक के आपके वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। अब हम देखेंगे भू आकृति, आकार और प्रक्रिया। इसमें भी डेविस का योगदान है। उन्होंने भू आकृति का आकार और प्रक्रिया को समझाया हुआ है। डेविस ने भू आकृति, आकार और प्रक्रिया के बीच संबंधों पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि भू आकृति आकार प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित होता है। दूसरा, उन्होंने बताया भू आकृति विज्ञान में प्रयोगशाला अध्ययन। डेविस ने भू आकृति विज्ञान में प्रयोगशाला अध्ययन का महत्व बढ़ाया। उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला अध्ययन में हमें भू आकृति प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। डेविस के योगदान ने भू आकृति विज्ञान को एक नई दिशा दी और इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया। उनके सिद्धांतों और विचारों ने भू आकृति विज्ञान की समझ को गहरा किया और इस क्षेत्र में भविष्य के अनुसंधान के लिए एक मजबूत आधार उन्होंने प्रदान किया। अगला प्रश्न हमारा, भू आकृति विज्ञान को परिभाषित कीजिए। ये देखिए आपसे लघु उत्तरी में भी पूछेगा, दीर्घ उत्तरी, अति लघु उत्तरी, हर एक टाइप में आपसे यह पूछ सकता है और अच्छे से आपको समझाया भी गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं भू आकृति विज्ञान की परिभाषा को हम समझेंगे। भू आकृति विज्ञान एक विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह पर स्थित विभिन्न आकृतियों और उनके निर्माण प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यह विज्ञान जो है भूगर्भ विज्ञान, भूगोल और पर्यावरण विज्ञान के साथ मिलकर क्या करता है? काम करता है। कौन? भू आकृति विज्ञान। भू आकृति के अध्ययन क्षेत्र अगर हम देखें तो भू आकृतियों का निर्माण जो है कैसे हुआ है, यह अध्ययन करता है कि विभिन्न भू आकृतियाँ जैसे कि पहाड़, घाटियाँ, मैदान, तटीय क्षेत्र कैसे बनते हैं। भू आकृति विज्ञान में ही हमारे जो विभिन्न स्थलाकृतियाँ हैं उनका निर्माण कैसे होता है उसका अध्ययन किया जाता है। भू आकृतियों का विकास भी इसमें पढ़ा जाता है, इसका क्षेत्र है। यह अध्ययन करता है कि भू आकृतियाँ कैसे बदलती हैं और कैसे विकसित होती हैं। अगला क्या है? भू आकृतियों का वर्गीकरण। यह भू आकृतियों को उनके आकार, संरचना और स्थान के आधार पर वर्गीकृत करता है। भू आकृतियों का प्रबंधन। यह अध्ययन करता है कि भू आकृतियों का संरक्षण और प्रबंधन कैसे किया जा सकता है ताकि उनका अस्थायी उपयोग किया जा सके। भू आकृति विज्ञान के अध्ययन से हमें पृथ्वी की सतह पर स्थित विभिन्न आकृतियों के बारे में जानकारी मिलती है और हमें उनके संरक्षण और प्रबंधन के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच से आप क्या समझते हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चावच से तात्पर्य है कि वे उच्चावच जो पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़े और सबसे व्यापक होते हैं। ये उच्चावच पृथ्वी की सतह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे विभिन्न प्रकार के भूगर्भिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप यह बनते हैं। कौन? प्रथम श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच के उदाहरणों की बात करें तो सबसे पहला आता है महाद्वीप। महाद्वीप पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़े उच्चावच होते हैं। वे विभिन्न प्रकार के भूगर्भिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं और वे पृथ्वी की सतह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है महासागरीय बेसिन। महासागरीय बेसिन पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़े और सबसे गहरे उच्चावच होते हैं। वे विभिन्न प्रकार के भूगर्भिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप और वे पृथ्वी की सतह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला कौन सा है? उच्चावच पर्वत श्रृंखलाएं। यह भी प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आता है। पर्वत श्रृंखलाएं पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़े और सबसे व्यापक उच्चावच होते हैं। वे विभिन्न प्रकार के भूगर्भिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं और वे पृथ्वी की सतह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन उच्चावचों का अध्ययन करने से
हमें पृथ्वी की सतह के निर्माण और विकास के बारे में जानकारी मिलती है और हमें विभिन्न प्रकार के भूगर्भिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, चौथा प्रश्न हमारा है, अभिलेखों के प्रमाण क्या हैं? अभिलेखों के प्रमाण क्या है जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं? अभिलेखों के प्रमाण वे साक्ष्य होते हैं जो किसी घटना, व्यक्ति या संस्था के अस्तित्व और गतिविधियों की पुष्टि करते हैं। यह प्रमाण जो है विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ जो है प्रमुख हैं, कुछ एक प्रकार से हमने बताया। सबसे पहला है लिखित अभिलेख। ये अभिलेख जो है किसी घटना, व्यक्ति या संस्था के बारे में लिखित जानकारी देते हैं। इनमें पत्र, डायरी, रिपोर्ट और अन्य लिखित दस्तावेज शामिल है। फोटोग्राफ के माध्यम से प्रमाण मिलता है, वीडियो के माध्यम से। ये दृश्य प्रमाण किसी घटना या व्यक्ति के बारे में जानकारी देते हैं। साक्ष्य और गवाह, ये प्रमाण किसी घटना या व्यक्ति के बारे में सीधे साक्ष्य प्रदान करते हैं। पुरातात्विक प्रमाण, ये प्रमाण किसी संस्कृति या सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इतिहास में आपने पढ़ा होगा विभिन्न प्रकार के सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमाण मिले हुए हैं, साक्ष्य मिले हुए हैं। वैज्ञानिक प्रमाण कौन से होते हैं? ये प्रमाण किसी घटना या व्यक्ति के बारे में वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करते हैं। छठा है सरकारी रिकॉर्ड। ये प्रमाण किसी व्यक्ति या संस्था के बारे में सरकारी जानकारी प्रदान करते हैं। न्यायिक रिकॉर्ड क्या होते हैं? ये प्रमाण किसी व्यक्ति या संस्था के बारे में न्यायिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रमाणों का उपयोग जो है विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि इतिहास में, अनुसंधान में, न्यायपालिका में और शिक्षा में इन प्रमाणों का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला हम देखेंगे, हमारा प्रश्न है जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जलवायु परिवर्तन आखिर होता क्या है? जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य है पृथ्वी की जलवायु में लंबे समय तक होने वाले परिवर्तनों से। ये परिवर्तन पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में होने वाले परिवर्तनों के कारण होते हैं, जैसे कि तापमान में परिवर्तन, वर्षा की मात्रा में परिवर्तन और मौसम की घटनाओं में परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण अगर हम देखें तो सबसे पहला कारण होता है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको हम जो है अच्छे से पढ़े हुए हैं, ये हमने अच्छे से जलवायु परिवर्तन आपको बहुत ही अच्छे से एक विस्तृत टॉपिक के रूप में बताया हुआ है। अगला कारण हो सकता है वनस्पति वृक्षों की कटाई, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण जो है वह कम हो जाता है। वृक्ष क्या क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो कार्बन डाई अवशोषण जब कम होगा तो हमारे वायुमंडल में अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो कि ग्रीन हाउस गैसों में आता है। जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारण, जैसे कि सूर्य की ऊर्जा में परिवर्तन, ज्वालामुखी विस्फोट और पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन, ये सभी जो है जलवायु परिवर्तन के कारण बन जाते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अगर हम देखें तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है तापमान में वृद्धि, जिससे ध्रुवीय बर्फ की चादरें पिघल सकती हैं और समुद्र का स्तर क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। दूसरा है प्रभाव पड़ेगा मौसम की घटनाओं में परिवर्तन, जैसे कि अधिक तीव्र और अधिक बारिश वाले तूफान, जल संकट, जिससे पेयजल और सिंचाई के लिए जल की कमी हो सकती है। अगला है हमारा जैव विविधता की हानि, जिससे कई प्रजातियों का अस्तित्व जो है वह खतरे में पड़ सकता है। अगला प्रश्न हमारा है बहुचक्रीय स्थल रूप से क्या तात्पर्य है? बहुचक्रीय स्थल रूप से तात्पर्य है एक ऐसे क्षेत्र से जहां भूगर्भिक प्रक्रियाओं के कई चक्र हुए हैं। इन्होंने इस क्षेत्र के स्थल रूप को आकार दिया है। बहुचक्रीय स्थल रूप में कई प्रकार की भूगर्भिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे कि हम देखेंगे। सबसे पहला है उठाव और धसाव, जिसमें पृथ्वी की पपड़ी उठती है या धसती है। दूसरा है अपक्षय और अपर्दन, जिसमें पृथ्वी की पपड़ी का क्या हो जाता है? क्षरण होता है। अगला है जमाव और निक्षेपण, जिसमें पृथ्वी की पपड़ी पर जमाव और निक्षेपण होता है। इन प्रक्रियाओं के कई चक्र होने से बहुचक्रीय स्थल रूप बनता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का मिश्रण होता है। बहुचक्रीय स्थल रूप के उदाहरण अगर हम देखें तो सबसे पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। दूसरा है अल्पस पर्वत श्रृंखला, जो यूरोप में स्थित है। और तीसरा है रॉकी पर्वत श्रृंखला, यह जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसके प्रभाव आपने देखे क्या क्या हो सकते हैं? उठाव और धसाव, अपक्षय और अपर्दन, जमाव और निक्षेपण। अगला प्रश्न हम देखेंगे भू संतुलन से आप क्या समझते हैं? भू संतुलन से तात्पर्य है कि पृथ्वी की सतह पर विभिन्न भूगर्भिक प्रक्रियाओं के बीच संतुलन, जो विभिन्न भूगर्भिक प्रक्रियाएं हो रही हैं उनके बीच में संतुलन रहे, वही भू संतुलन कहलाता है। यह संतुलन पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार की भूगर्भिक प्रक्रियाओं के बीच होने वाले परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप जो है वह बनता है। भू संतुलन के मुख्य घटक की बात करें तो पहला है भूगर्भिक प्रक्रियाएं, जैसे कि उठाव, धसाव, अपक्षय, अपर्दन, जमाव, निक्षेपण। यह सभी जो है
भूगर्भिक प्रक्रियाएं हैं। दूसरा है पृथ्वी की सतह पर दबाव, जो भूगर्भिक प्रक्रियाओं के कारण होती है। भू संतुलन के मुख्य घटक यह सभी होते हैं। अगला है पृथ्वी की सतह पर तापमान और दबाव का वितरण, जो भूगर्भिक प्रक्रियाओं के कारण होता है। अर्थात अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान, अलग अलग स्थानों पर पृथ्वी का अलग अलग सतह का दबाव होता है। भू संतुलन के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला होता है स्थिर संतुलन। जब भूगर्भिक प्रक्रियाएं एक दूसरे के साथ संतुलित होती हैं तो वह स्थिर संतुलन कहलाता है। अस्थिर संतुलन, जब भूगर्भिक प्रक्रियाएं एक दूसरे के साथ असंतुलित होती हैं। गतिशील संतुलन, जब भूगर्भिक प्रक्रियाएं एक दूसरे के गतिशील रूप से संतुलित होती हैं तो वह गतिशील संतुलन कहलाती हैं। भू संतुलन के महत्व को हम देखें तो पृथ्वी की सतह पर जीवन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जो है भू संतुलन बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। भूगर्भिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में यह मदद करता है। पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनों को समझने में यह मदद करता है। ये हमारा 8वां प्रश्न, भूपृष्ठीय आकस्मिक संचलन क्या है। देखिए इसके पहले आपने 7वां प्रश्न देखा हुआ था तो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, ये 7वां फिर से आ गया है, तो ये 8वां प्रश्न है, आप ध्यान से देखें। 8वां प्रश्न आपका है भूपृष्ठीय आकस्मिक संचलन क्या है। भूपृष्ठीय आकस्मिक संचलन एक प्रकार की भूगर्भिक प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सतह पर जल, हवा तथा अन्य पदार्थों का संचलन होता है। यह संचलन आकस्मिक और अनियमित होता है जो पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के भूगर्भिक प्रक्रियाओं के कारण बनता है। यह सभी शब्द सुन के ही आपके मन में आ गया होगा कि जो ये सभी चीज़ें हैं, जैसे कि जल ज़्यादा आ जाए आकस्मिक रूप से तो क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाता है। भूस्खलन के भी अन्य अन्य कारण है, तो ये सभी भूपृष्ठीय आकस्मिक संचलन होते हैं। बाढ़, जब वर्षा के कारण नदियों और नालों में जल का संचलन बढ़ जाता है तो पृथ्वी सतह पर बाढ़ आ जाती है। भूस्खलन कब आता है, जब वर्षा या अन्य कारणों से पृथ्वी की सतह पर मिट्टी और चट्टानों का संचलन होता है तो वह भूस्खलन कहलाता है। धूल भरी आंधी, जब हवा में धूल और अन्य कणों का संचलन होता है तो धूल भरी आंधी आ जाती है। बहुत ही सरल भाषा में आपको बताया जा रहा है, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा रिप्लाई करके। अब हम देखेंगे भूपृष्ठीय आकस्मिक संचलन के कारण क्या है। सबसे पहला बाढ़ हमने बताया था आकस्मिक, तो उस कब आएगी, जब वर्षा और जलवायु में परिवर्तन होगा, अधिक वर्षा होगी। वर्षा और जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी की सतह पर जल और अन्य पदार्थों का संचलन होता है। दूसरा है भूगर्भिक प्रक्रियाएं। भूगर्भिक प्रक्रियाएं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी की सतह पर पदार्थों का संचलन कर सकती है। भूकंप की वजह से भूस्खलन भी हो सकता है। अगला है मानव गतिविधियाँ। मानव गतिविधियाँ जैसे कि वनस्पति वृक्षों की कटाई और निर्माण कार्य पृथ्वी की सतह पर पदार्थों का संचलन करती हैं। बहुत ही ये समझने वाली बात है, बस एक बार ध्यान से आपने सुन लिया होगा, अच्छे से समझ में आपके आ गया होगा आकस्मिक संचलन क्या होता है। अगला हम प्रश्न देखेंगे ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी क्रिया में क्या अंतर है। ये हमारा 9वां प्रश्न है। ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया दोनों ही भूगर्भिक प्रक्रियाएं हैं जो कि पृथ्वी की सतह पर होती है, लेकिन इनमें कुछ मुख्य अंतर होता है। जैसे कि ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी एक ऐसी भूगर्भिक संरचना है जो पृथ्वी की सतह पर एक विशेष प्रकार के विस्फोट के रूप में होती है। इसमें पृथ्वी के अंदर से गर्म और तरल चट्टानें बाहर निकलती हैं और वो विस्फोट के रूप में पृथ्वी की सतह पर आती हैं। ज्वालामुखी की विशेषता है कि उसमें मैग्मा का विस्फोट होता है और यह पृथ्वी की सतह पर एक विशेष प्रकार की चट्टान बनता है जिसे ज्वालामुखी चट्टान कहते हैं। परंतु जो ज्वालामुखी क्रिया होती है वह कैसी होती है, यह एक प्रक्रिया होती है। ज्वालामुखी क्रिया क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान मैग्मा का विस्फोट होता है और यह पृथ्वी की सतह पर आता है। इसमें ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान कई प्रकार की चट्टानें बनती हैं और वे पृथ्वी की सतह पर जमा होती हैं। ज्वालामुखी क्रिया एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें कई प्रकार के भूगर्भिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं और इसमें ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान कई प्रकार की चट्टान बनती है। इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर की बात करें तो यह है कि ज्वालामुखी की संरचना है, ज्वालामुखी एक संरचना है जबकि ज्वालामुखी क्रिया एक प्रक्रिया होती है। ज्वालामुखी में मैग्मा का विस्फोट होता है जबकि ज्वालामुखी क्रिया में ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान कई प्रकार की चट्टानें बनती हैं। मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि ज्वालामुखी जो होती है वह एक संरचना होती है, ज्वालामुखी क्रिया एक प्रक्रिया होती है और ज्वालामुखी में मैग्मा का विस्फोट होता है जबकि ज्वालामुखी क्रिया में ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान कई प्रकार की चट्टानें बनती हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 10वां प्रश्न, भूकंप मूल क्या है। भूकंप मूल एक भूकंप का वह बिंदु होता है जहां से भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी की सतह पर फैलती हैं। यह बिंदु
भूकंप के केंद्र के रूप में जाना जाता है और यह पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित होता है। भूकंप मूल की गहराई पृथ्वी की सतह से विभिन्न हो सकती है, लेकिन आमतौर पर 5 से 700 किलोमीटर की गहराई पर स्थित होती है। भूकंप मूल की स्थिति और गहराई का निर्धारण भूकंप की तरंगों के विश्लेषण और अन्य भूगर्भिक डेटा के आधार पर होता है, अर्थात जहां पर तरंगें ज़्यादा एक्टिव होती हैं वहीं पर केंद्र जो है माना जाता है। भूकंप मूल के प्रकार तीव्र भूकंप मूल होते हैं और एक गहरा भूकंप मूल होता है। यह भूकंप मूल पृथ्वी की सतह के निकट स्थित होता है और इसमें भूकंप की तरंगें तीव्र होती हैं। जब पृथ्वी की सतह के पास में जब यह मूल होता है तब यह तीव्र भूकंप मूल कहलाता है, और जब यह भूकंप मूल पृथ्वी की सतह से दूर स्थित होता है तो इसमें भूकंप की तरंगें धीमी होती हैं। यह जो है गहरा भूकंप मूल कहलाता है। भूकंप मूल का अध्ययन करना भूकंप की प्रकृति और उसके प्रभावों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारा दूसरा प्रश्न है जो कि आपके यूनिट फर्स्ट से है, इसको 10वां लिख दिया गया है। हमने आपको बताया हुआ है भू आकृति विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया भू आकृति आपका कोर्स टाइटल है। भू आकृति विज्ञान, तो भू आकृति विज्ञान की परिभाषा, उसके विषय क्षेत्र, प्रकृति, महत्व, विशेषता, ये सभी चीज़ें आपसे पूछेगा ही पूछेगा। भू आकृति विज्ञान जो है वह एक विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह पर स्थित विभिन्न आकृतियों और उनके निर्माण प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यह विज्ञान जो है भूगर्भ विज्ञान, भूगोल और पर्यावरण विज्ञान के साथ मिलकर काम करता है। भू आकृति विज्ञान की प्रकृति की बात करें तो यह विविधतापूर्ण है। भू आकृति विज्ञान में विभिन्न प्रकार की आकृतियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जटिल है यह। भू आकृति विज्ञान में कई जटिल प्रक्रियाएं और संबंध शामिल हैं। प्रायोगिक है। भू आकृति विज्ञान में प्रायोगिक विधियों का उपयोग करके आकृतियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आगे हम देखेंगे भू आकृति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है। भू आकृति का निर्माण जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको सभी चीज़ें बताई हुई हैं। भू आकृति विज्ञान का निर्माण हुआ है, भू आकृति का विकास कैसे हुआ है, उसके चरण बताए गए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया है। भू आकृतियों का वर्गीकरण इसके अंतर्गत आता है। भू आकृतियों का प्रबंधन आता है। यह विषय क्षेत्र हो जाते हैं। भू आकृति विज्ञान के अध्ययन से हमें पृथ्वी की सतह पर स्थित विभिन्न आकृतियों और उनके प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि विभिन्न प्रकार के भूगर्भिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में हमें मदद करती है। इस प्रकार से आपका यह जो पेपर है हमने अच्छे से सॉल्व कराया। जो भी आपको पॉइंट समझ ना आया हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जो है उसका जवाब दिया जाएगा। चैनल पर बने रहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर नोट्स लीजिए, अच्छे रिवीजन कीजिए, पेपर की अच्छी तैयारी करिए। आपके भी एग्जाम हो जाए, पेपर अवश्य भेज दिया करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।